नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। टैरिफ के मोर्चे पर बुरी खबर। अमेरिका में ट्रंप ने ग्रैम ब्लूमेंथल सैंक्शन बिल को दी मंजूरी। भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का खुल सकता है रास्ता। रूसी तेल, गैस या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध के लिए बिल। यूएस टैरिफ की आहट से घबराया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। एनर्जी, रियलिटी, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद। पावर सेक्टर में सरकारी प्रोजेक्ट्स के बिडिंग में हट सकती है चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदी। रॉयटर्स के हवाले से खबर। चीनी कंपनियों को बड़ी राहत देने की तैयारी। खबर के बाद बीएचईएल, सीमेंस और एलएनटी जैसी कंपनियों पर दिखा दबाव। अमेरिका ने रूस का तेल टैंकर किया जब्त। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदकर लौट रहा था रूसी टैंक। रूस ने अमेरिका पर कानून तोड़ने का लगाया आरोप। सोने और चांदी में और बढ़ सकती है गिरावट। 9 से 15 जनवरी के बीच ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रीबैलेंसिंग। जल चुकी कमोडिटी को वेटेज होगा एडजस्ट। किसी एक कमोडिटी का 15% से ज्यादा का वेटेज नहीं। कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ऑफिस और ईडी के छापेमारी। रेड के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। केंद्र और विपक्ष को डराने का लगाया आरोप। शिवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार पर काम में बाधा डालने का लगाया आरोप। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बढ़ती महंगाई की वजह से सड़क पर उतरे लोग। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की वीडियो फुटेज से हो रही है पहचान। जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की स्पेशल टीम। अब जामा मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को अतिक्रमण के सर्वे का दिया आदेश। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज के बाजार की। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव दिखा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही, जबकि एनर्जी, रियलिटी, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। आज बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में डेफिनेटली एक जो प्रेशर है हमें आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इस टाइम पे बनती हुई दिखाई दे रही है। उसने डेफिनेटली इंडियन इंडाइसेस को आज गिरावट के साथ बंद होते हुए देखा है। हम देख रहे हैं कि यूएस से जो टैरिफ की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यूएस कह रहा है कि अगर आप अपना रशिया से इंपोर्ट जारी रखेंगे तो हम आप पे 500% तक का भी टैरिफ लगा सकते हैं। उसके बाद ही आप देखिए कि स्टॉक्स में किस तरीके का इंपैक्ट आया है। एक्सपोर्ट्स जितने भी स्टॉक्स हैं आज गिरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट जो आईटी स्टॉक्स है वहां पे भी एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। आईटी स्टॉक का आपको ध्यान होगा कि अगले हफ्ते से जो नतीजे हैं वो भी आने वाले हैं। टीसीएस के नतीजों की शुरुआत जो है वो हमें 12 तारीख से होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद नतीजों की हमें यहाँ पे छड़ी लगती हुई दिखाई देगी। एक्सपोर्ट्स में बात करी जाए तो गोकुलदास एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आज हमें भारी गिरावट जो है करीब 9% की देखने को मिली है। अवंती फीड्स में भी 9% की गिरावट। वेल्सपन लिविंग भी 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और यही कुछ हाल हमें आईटी स्टॉक्स में भी आज दिखाई दिया है। टीसीएस, ओरेकल फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा और इंफोसिस भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा काफी और स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पे हमें आज प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि बीएचईएल, एलएनटी और सीमेंस। यहां पे प्रेशर इसलिए है बिकॉज इंडिया जो है इस टाइम पे विचार कर रहा है कि जो चाइनीज कंपनी है उनको इंडियन पावर प्रोजेक्ट पे हिस्सा जो है वो लेने दिया जाए। उसके बाद ही इन कंपनीज में एक प्रेशर जो है वो हमें लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स में भी आज भारी गिरावट है बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट मेटल के प्राइसेस है वहां पे एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। चाहे बात आप चांदी की कर लीजिए, प्लैटिनम की कर लीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, हर जगह जो दबाव है वो हमें आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया। और वही रीजन है जिसके बाद जितने भी मेटल स्टॉक्स है वो आज प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बाजार का पूरा एक रैप लें तो बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते और अलग अलग खबरों के चलते हमें काफी ज्यादा प्रेशर दिखाई दिया है। तो आज अमेरिका से ऐसी खबर आई जिससे पूरा बाजार घबरा गया।
क्या थी ये खबर और क्यों गिरा बाजार, डिटेल में वजह बता रहे मेरे सहयोगी यतिन मोहता। तो भारतीय बाजार नर्वस हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानबाजी के बाद और एक बिल जो उन्होंने साइन किया है 5 गुना लगान चुकाने का, उसको लेके बाजार चिंतित है। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा बिल साइन किया है जिसके अंदर 500% तक टैरिफ लग सकता है। और ये क्यों लग सकता है? जब आप रशिया से किसी भी प्रकार का इंपोर्ट करें, चाहे वो ऑयल, गैस या यूरेनियम हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी इंपोर्ट हो, तो आप पे ये टैरिफ लागू पड़ सकता है। तो लीगली अब ये बिल प्रोसेस में चला गया है और एक बार इसको लागू करने के बाद आपके ऊपर यूएस सरकार किसी भी प्रकार का सैंक्शन लगा सकती है, जिसके अंदर 500% टैरिफ तक का भी प्रावधान है। ऑब्वियसली इससे चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसे देशों पे असर पड़ सकता है क्योंकि वो रशिया से ट्रेड रिलेशन रखते हैं। और दूसरी बात कि कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब ने बयानबाजी भी की। बयानबाजी में ये कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनको और खुश करने की जरूरत है। और जहां तक कि रशिया से तेल खरीदने का सवाल है, यूएस को लगता है कि इसको और भी कम कर देना चाहिए, इसको जीरो कर देना चाहिए। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पे वो और भी टैरिफ लागू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बयानों के बीच में भी थोड़ी बहुत चिंता आपको होती हुई नजर पड़ रही है, जिसके कारण भारतीय स्टॉक मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपको बता दें, वेनेजुएला के तेल पर रूस और अमेरिका ना सिर्फ आमने सामने आ गए हैं, बल्कि अब तेल के लिए तबाही का ये खेल न्यूक्लियर वॉर की धमकियों तक जा पहुंचा है। अमेरिका ने उत्तर अटलांटिका महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ये ऑयल टैंकर नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल लेकर आ रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को ब्रिटेन की जानकारी और मंजूरी के साथ अंजाम दिया गया था। इस बीच व्हाइट हाउस के उपप्रमुख स्टीफन मिलर ने कहा कि सिर्फ उन्हीं जहाजों को समुद्री ऊर्जा परिवहन की अनुमति मिलेगी जो अमेरिकी कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुताबिक सही पाए जाएंगे। जिस जहाज को जब्त किया गया उसका पुराना नाम बेला 1 था और अब वो मरीनेरा के नाम से रजिस्टर्ड थी। अमेरिकी यूरोपीय कमांड के अनुसार बुधवार को इस टैंकर को एक संघीय अदालत के वारंट के आधार पर अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया। अदालत ने यह वारंट अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में जारी किया था। तो अब रूस का पारा अमेरिका recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela, so that the opposition forces can be amnestied and released, and from prisons or brought back to the country, and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. अब रूस का पारा अमेरिका की इस हरकत के बाद चढ़ा हुआ है। रूस ने साफ किया है कि अमेरिका खुलेआम इंटरनेशनल मैरीटाइम कानून का उल्लंघन कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से भाग रहे इस डार्क फ्लीट टैंकर को पकड़ा है। रूस ने उसकी रक्षा के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी BS-329 बेल्गोरोड को तैनात करने का ऐलान किया था। हालांकि अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक वेनेजुएला से डार्क फ्लीट टैंकर तक रूसी पनडुब्बी और युद्धपोतों के पहुंचने से पहले ही उसे आइलैंड और ब्रिटिश द्वीपों के बीच पकड़ लिया गया। रूस ने कहा कि अमेरिका को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वेनेजुएला के एक्शन के बाद रूस और अमेरिका में तानातानी बढ़ी है और इस बीच रूसी ऑयल को लेकर ट्रंप ने भारत समेत कई देशों को 500% टैरिफ की धमकी दी है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर ट्रंप टैरिफ वॉर 2। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी और सोने में तेज गिरावट है। गोल्ड सिल्वर में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। क्या है वजह और ब्रोकर्स की क्या है राय, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हां, ओवरनाइट बाजार में एक मुनाफा वसूली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। सारे मेटल्स में गिरावट है, लेकिन चांदी में कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि चांदी ने आपको उस तरह के रिटर्न्स भी दिए। पिछले साल 150% चढ़ने के बाद इस साल भी चांदी ऑलमोस्ट 10% की बढ़त इस साल में दिखा चुकी है। हमने ऑल टाइम हाइज देखे यहाँ पर $83 पर आउंस के। भारतीय बाजारों में फिलहाल 76 पे कारोबार हो रहा है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने 2,60,000 के लेवल्स छूने के बाद वहाँ से फिर 20,000 रुपए की गिरावट आते हुए देखी है। ये
इसलिए भी है क्योंकि जो फंड्स हैं वो अपना एलोकेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, वेटेजेस यहाँ पर रीअलाइन की जा रही हैं और मेजरली तो यहाँ पर जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है वहाँ पर एनुअल रीबैलेंसिंग है जो जनवरी 8 से लेकर जनवरी 16 तक होने वाली है और बाजार को लगता है कि इस पीरियड के बीच में मुनाफा वसूली और कुछ वॉलेटिलिटी हम यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक भी कमोडिटी की जो वेटेज है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ सोने की वेटेज 20% है, चांदी जिसकी वेटेज 9% होनी चाहिए थी 15% हो चुकी है, तो काफ़ी हद तक हमने इसे डबल होते हुए देखा है। तो इसको थोड़ा सा अलाइन करना होगा, ये हर साल होता है, ये एक प्रोसेस है जो पूरा किया जाएगा अगले एक हफ्ते में और इस समय में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर काफ़ी सारे बैंक्स की माने तो सिटी को लगता है कि $6.8 बिलियन का आउटफ्लो हम यहाँ पर सोने में से इकलौता यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, तो यहाँ कुछ मुनाफा वसूली रहेगी। सोसाइटी जनरल का मानना है कि $5 बिलियन का आउटफ्लो सोने और चांदी दोनों में से देखने को मिलेगा इस पीरियड के बीच में। टीडी सिक्योरिटीज का मानना है कि यहाँ पर 13% का जो ओपन इंटरेस्ट है कॉमेक्स सिल्वर में उसको आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे। डॉइचे बैंक का मानना है कि 2.4 मिलियन आउंसेस का जो गोल्ड है वो आप यहाँ पर बिकता हुआ देखेंगे बाजार में। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि $5.5 बिलियन गोल्ड और $5 बिलियन जितनी चांदी के आउटफ्लोज यानी कि बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी ये इंडेक्स रीबैलेंसिंग के चक्कर में, तो प्राइसेस उस वजह से यहाँ पर नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सैक्सो बैंक मानता है कि ये जो भी रीबैलेंसिंग एक्ट है जो अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी हो जाएगी और वहाँ जो भी गिरावट देखने को मिली वहाँ पर आपको सोना चांदी कॉपर ये सारे मेटल्स बाय करने चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स हैं उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग डिमांड, डॉलर वीकनेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ कंसर्न्स, ये सारी की सारी चिंताएं अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स बहुत ज़्यादा चढ़ चुके थे और अब रीबैलेंसिंग के चलते जो बहुत ज़रूरी प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन है वो बाजार में आती हुई नजर आएगी। अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बेघर कुत्तों के मामले में आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। आज एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को जानकारी दी कि कुत्तों को स्थानांतरित करने की तैयारी के मामले में सभी राज्यों ने हलफनामा दायर किया है। वहीं वकीलों ने कहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एसओपी और 4 बड़े राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है। बताया गया है कि दिल्ली में चूहों और बंदरों की समस्या भी है। अगर कुत्तों को हटा दिया जाए तो चूहों की समस्या बढ़ जाती है। वहीं वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल ने सुझाव दिया है कि इस काम के लिए नोडल एजेंसी तय की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और स्कूल, दफ्तर जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखने को कहा था। इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो क्या बेघर कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर होम में पहुंचा देना ही समाधान है? डॉग कंट्रोल का और कोई रास्ता नहीं? इसी पर होगी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में। जरूर जुड़िए शाम 5:57 पर। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर और उनकी पार्टी पर एक अहम दस्तावेज लेने का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक ईडी रेड के दौरान खुद सीएम ममता वहां पहुंच गई और धरने पर बैठ गई। असल में ईडी ने आज पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल समेत देश भर के 15 ठिकानों पर रेड मारी। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रतीक जैन के ठिकानों पर भी रेड मारी गई। प्रतीक जैन ममता बनर्जी के चुनावी रणनीति टीम का अहम हिस्सा है। इस रेड के दौरान ममता बनर्जी खुद आईपैक के ऑफिस पहुंच गई। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह उनकी पार्टी के हार्ड डिस्क और कैंडिडेट लिस्ट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर रेड की भी चुनौती दी है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. हम अभी इसी में इधर से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है। इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी को एजेंसियों के काम में दखल देने का इतिहास है। ईडी को उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए।
প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও हस्तक्षेप করেছেন। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हो रही मौतों के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में अंडरग्राउंड यानी बोरिंग पानी में फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। 60 बोरिंग के सप्लाई में से 35 फेल पाए गए, जबकि मानक के अनुसार फीकल कॉलिफॉर्म 0 होना चाहिए। कुछ सैंपल में इसकी मात्रा 84 से 350 तक मिली। क्षेत्र में 500 से अधिक सरकारी व निजी बोरिंग है। जनवरी के पहले 3 दिनों की इस रिपोर्ट के बीच दूषित पानी से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हाल ही में उल्टी और दस्त से एक और महिला की जान गई है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और इस क्रम में एक और मामला सामने आया है। 80 वर्षीय हरकुवर गोयरिया की उल्टी दस्त से मौत हो गई। उनकी बेटी निर्मला भगोरिया ने की कहना है कि मां ने उनके घर पर पानी पिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से लगातार मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 18 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, जिनके परिवार में मौत हुई है, यानी 18 लोगों की पुष्टि तो हो चुकी है। ऐसे एक परिवार के बीच इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। उनसे बातचीत करेंगे। आपके यहाँ कौन बीमार हुआ था, कब भर्ती हुए थे अस्पताल में, उनका क्या नाम है? हर कुंवर बाई है। उनको 30 तारीख को थोड़े हल्के से लूज मोशन हुए थे, तो नॉर्मली दवाई लेके दी थी। फिर उस 1 तारीख को बहुत ज़्यादा हुई उनकी। फिर हमने दवा खाने में ले गए, वहाँ पे 3 मंजिल के पास में है दवा खाना, वहाँ से हमने उनको दवा दिलाई, एक बोतल चढ़वाई। फिर उसके बाद उनको घर ले गए, बोलते ठीक हो जाएंगे। फिर रात में ज़्यादा उल्टी दस्त हुए, कैसे पानी की तरह। उनको कपड़े इतने रखे हमने रात में, और बस रात में 4-5 बजे ख़त्म ही हो गई। इतना भी नहीं मौका मिला कि हम 1 घंटे में अस्पताल ले जाएं, इतने ज़्यादा दस्त उल्टी हो गई। जीवन भर मेरे को ये धब्बा लगा के गए सर। जब तक जीऊँगी, जब तक मेरे को ये धब्बा लग गया कि मैं इसकी माँ इसके घर गई थी तो ख़त्म हो गई मेरी माँ। जबकि ये धब्बा तो देश के सबसे स्वच्छ शहर पर है। हाँ। इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। हाँ। ये इंदौर के लिए भी तो सबसे बड़ा धब्बा है। सबसे शर्म की बात है, सबसे ज़्यादा शर्म की बात है सर। मकर संक्रांति के दिन देश में पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। इस साल मकर संक्रांति के लिए पतंग उद्योग किस तरह की तैयारी कर रहा है, जानने के लिए देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मकर संक्रांति के दिन करोड़ों पतंगे आकाश में लहराती हैं, लेकिन पतंग बनाने के लिए जमीन पर पूरे साल काम चलता है। गुजरात देश की कुल पतंग खपत में 50% हिस्सा रखता है। यहाँ पूरे साल हजारों महिलाएं घर पर पतंग बनाने का काम करती हैं। मैं बचपन से ये काम करती हूँ और रहने घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ। रोज की 150-200 की मजदूरी करती हूँ। पूरे साल हजारों लोगों को रोजगार देने वाला ये कारोबार पूरी तरह से असंगठित है। पतंग मटेरियल पर 18%, जबकि तैयार पतंग पर 5% जीएसटी है। कागज महंगे होने से अब 10 में से 8 पतंग पीवीसी प्लास्टिक से बनती है। इस साल दाम में 15% की बढ़ोतरी हुई है। मिड साइज पीवीसी प्लास्टिक पतंगे रिटेल में 3 से 4 रुपए में, जबकि कागज की पतंगे 6 रुपए में मिलेगी। कागज की पतंग थोड़ी महंगी हो गई तो भी थोड़ा उसका चलन कम हो गया है, और पॉलिस्टर की पतंग थोड़ी सस्ती हो गई तो उसका चलन थोड़ा बढ़ रहा है। और गांव खेड़े में भी पॉलिस्टर की पतंग ही ज्यादा चलती है, क्योंकि वो जल्दी फटती नहीं है, तो बच्चों को पसंद भी आती है। इस साल विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के भी अहमदाबाद में आयोजित काइट फेस्टिवल में मौजूद रहने की उम्मीद है। एक दिन का त्योहार करोड़ों लोगों के दिलों में पूरे साल तक उत्साह और उमंग का संचार करता है। इतना ही नहीं, लेकिन लाखों लोगों को रोजगार देने का भी एक जरिया बनता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। बढ़ती महंगाई की वजह से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और हालात कई शहरों में हिंसक हो चुके हैं। इस हिंसक प्रदर्शन की एक तस्वीर आई है ईरान शहर से, जहां कमांडर महमूद हकीकत की चलती कार में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है।
पूर्वोत्तर ईरान के मशहद शहर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक गणराज्य का विशाल झंडा उतार दिया है। वहीं कराज, शिरवान और कंगान जैसे शहरों में भी विरोध जारी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां प्रदर्शनकारी अब सीधे सुरक्षा बलों पर अटैक करने लगे हैं। कराज के गोल शहर इलाके में हालात जंग जैसे बने हुए हैं और कुछ रिपोर्टों में शहर पर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण का भी दावा किया गया है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।